आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, सह आचार्य प्राणी शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। पिछली क्लास में हमने ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि ग्लाइकोजन क्या होते हैं और ये जो ग्लाइकोजन स्टोरेज जो डिजीज़ हैं इनके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि ये इन डिजीज़ का नामकरण किस प्रकार से होता है और उसमें कौन कौन से एंजाइम्स उसमें डिफेक्टिव होते हैं। आज हम इसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पिछले में हमने देखा था कि लीवर में कौन कौन सी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ होती हैं, टेबल में हमने देखा था। अब हम लोग मसल में कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 5, जिसको कि हम लोग मैकार्डिले भी कहते हैं, इनमें मायोफॉस्फोराइलेज एंजाइम डिफेक्टिव होता है और इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो मसल्स होती है और इसमें माइल्ग्लिया, एक्सरसाइज टॉलरेंस और वीकनेस इसमें हो जाती है। जो टाइप 7 है उसको टारुल भी अपन कहते हैं, इसमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज तथा उसके जो वेरिएंट्स एंजाइम्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और इसमें मसल्स तथा इरिथ्रोसाइट्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और मायोपैथी, हीमोलाइटिक एनीमिया, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, सीजर्स हो जाता है, ये कार्डियोपैथी इसमें हो जाती है। देन अगेन फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है, इसी डिजीज़ का दूसरा पार्ट है जिसे मसल्स, इरिथ्रोसाइट्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है और इसमें भी एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होती है और हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, कन्वल्सन्स भी इसमें आते हैं। टाइप जो 10 है उसमें भी फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इनमें भी मसल्स टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो जाता है और क्रैम्प्स इसमें आते हैं। देन 11 जो डिजीज़ है उसमें लैक्टेट डिहाइड्रोजन एंजाइम इन्वॉल्व होता है, जो कि मसल्स टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं और इसमें एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होती है, क्रैम्प्स आते हैं और स्किन लेशंस आते हैं, ठीक है, होते हैं। जो 12 जो है उसमें एल्डोलिस ए एंजाइम इन्वॉल्व होता है और मसल टिश्यू इसमें ऑर्गन्स होता है, अफेक्टेड होता है और एक्सरसाइज इंटॉलरेंस और अगेन क्रैम्प्स इसमें आते हैं। देन बीटा एनोलाइज जो एंजाइम होता है वो टाइप 13 में इन्वॉल्व होता है, इसमें भी मसल इन्वॉल्व होती है और एक्सरसाइज इंटॉलरेंस और क्रैम्प इसमें भी आते हैं। देन अगली है जनरलाइज्ड में टाइप 2 है, जिसको कि हम लोग पॉम्पे डिजीज भी कहते हैं। इसमें लाइसोसोमल अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है और इसमें जनरलाइज होती है, लाइसोसोम में होता है और हाइपोटोनिया, कार्डियोमायोपैथी, इन्फेंटाइल, जुवेनाइल और एडल्ट फॉर्म्स में ये होती है। सेकंड बी जो डिजीज है जिसको हम लोग स्यूडो पॉम्पेडाइनन भी कहते हैं, ये भी लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन 2 इसमें इन्वॉल्व होती है। हार्ट तथा मसल्स में ये मसल्स ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कार्डियोमायोपैथी इसमें हो जाती है। देन अगली है लेफोरा, इसमें एंजाइम जो है जो कि इसमें इन्वॉल्व होता है उसके बारे में हमको पता नहीं है, नॉट नॉन है। पॉलीग्लूकोसान बॉडीज इसमें है ना, जो इन ऑल ऑर्गन में इन्वॉल्व होती है और मायोक्लोनिक एपिलेप्सी हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है और कन्वल्सन्स इसमें होते हैं। देन अगला हम पढ़ेंगे कि ग्लाइकोजन जो मेटाबॉलिज्म है उसका रेगुलेशन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि जो रेगुलेशन ऑफ glycogen metabolism that can be achieved by a balance in activities between glycogen synthase and phosphorylase, which are as follows। तो बेसिकली दो तरीके से इनमें बैलेंस अचीव किया जा सकता है। कैसे? एक ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की एक्टिविटीज़ में और दूसरा फॉस्फोराइलेज एंजाइम की एक्टिविटीज़ में। उसमें सबसे पहले सबस्ट्रेट कंट्रोल हो सकता है, जिसको थरो एलोस्टेरिक कंट्रोल के द्वारा सबस्ट्रेट कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा इसमें हार्मोनल कंट्रोल होता है और तीसरा आपका एंड प्रोडक्ट से कंट्रोल इसका किया जाता है। तो पहला आपका सबस्ट्रेट से जो कंट्रोल होता है, दूसरा आपका हार्मोनल कंट्रोल होता है और तीसरा आपका एंड प्रोडक्ट से
ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, नॉट ओनली फॉस्फोराइलेज एंजाइम इज एक्टिवेटेड बाय राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी वाया फॉस्फोराइलेज काइनेज, बट ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम इज at the same time converted to inactive form. Both the effects are mediated by cyclic EMP dependent protein kinase. तो क्या हो रहा है इसमें कि एक एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है, क्यों? साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ में, जो क्या करता है, फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये एंजाइम एक्टिवेट हुआ तो दूसरा जो एंजाइम है जिसको कि हम लोग ग्लाइकोजन सिंथेसिस है, ग्लाइकोजन सिंथेज जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाता है। और ये दोनों इफेक्ट है ना जो मीडिएटेड किसके द्वारा होते हैं, साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज के एंजाइम के द्वारा। तो क्या हो रहा है, एक एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है जो फॉस्फोराइलेज है, तो दूसरा एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज है वो सेम टाइम इनएक्टिवेट हो रहा है। इसमें से क्या है कि दस inhibition of glycogenolysis increases net glycogenesis and inhibition of glycogenesis increases net glycogenolysis. Both process cannot occur simultaneously together. तो क्या हो रहा है कि जेनोलाइसिस का यदि इनिबिशन होगा, यानी ग्लूकोज ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन का यदि इनिबिशन होगा, तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस के प्रोसेस का एक्टिवेशन होगा, ठीक है। और यदि ग्लाइकोजेनेसिस यदि इनिबिट होता है तो नेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस इंक्रीज हो जाता है, यानी दोनों प्रोसेस जो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन है और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन है वो दोनों प्रोसेस एक साथ नहीं होते हैं। तो एक का यदि इनिबिशन होता है तो दूसरे का एक्टिवेशन होता है, और वो कैसे होता है, साइक्लिक एएमपी से मीडिएटेड ये होता है। और इसका मतलब क्या है कि साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है ना जो इन इफेक्ट्स को मीडिएटेड करता है। डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ phosphorylase kinase A and glycogen synthesis B is accomplished by a single enzyme of wide specificity protein phosphatase 1, which in turn is inhibited by cyclic AMP dependent protein kinase via the protein inhibitor 1. Thus, glycogenolysis can be terminated and glycogenesis can be stimulated synchronously or vice versa, because both processes are geared to the activity of cyclic AMP dependent protein kinase. तो एक का क्या हुआ, डीफॉस्फोराइलेशन हुआ, ठीक है। तो फॉस्फोराइलेज ए का जब डीफॉस्फोराइलेशन हुआ और ग्लाइकोजन सिंथेज बी का जो डीफॉस्फोराइलेशन है वो पर्टिकुलर एक एंजाइम प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 द्वारा मीडिएटेड होता है। और ये किसके द्वारा होता है, बेसिकली साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए के द्वारा, जो कि इनिबिटर 1 का बनाती है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस टर्मिनेट हो रहा है और ग्लाइकोजेनेसिस स्टिमुलेट हो रहा है सिंक्रोनसली, या अपन कहते हैं वाइस वर्सा ये एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों प्रोसेस को एक ही एंजाइम जो कि साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए होता है वो एक्टिवेट करता है। अब यदि हम इसका डायग्रामेटिकली देखें तो क्या हो रहा है, जैसे ये तो आपका ग्लाइकोजन सिंथेज है और ये आपका फॉस्फोराइलेज है एंजाइम, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे जैसे एपिनेफ्रिन हार्मोन आया वो किसको इफेक्ट करता है, लीवर और मसल को इफेक्ट करता है, ठीक है, और ग्लूकागोन करता है लीवर को। तो ये जैसे ही आया ये क्या करता है, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है ना। और साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करने से क्या होता है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम साइक्लिक एएमपी को एएमपी में कन्वर्ट करता है। लेकिन उसके पहले क्या हो रहा है, आपका साइक्लिक एएमपी क्या करता है, साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो इनएक्टिव होता है उसको एक्टिव कर देता है। अब ये जो साइक्लिक एएमपी जो एक्टिव हो गया, ये दो काम कर सकता है। एक तो क्या कर सकता है, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है
उसको फास्फोराइलेट करके और ये ग्लाइकोजन सिंथेस बी का निर्माण करता है, ठीक है। और दूसरा क्या काम कर सकता है, ये आपका फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम है, उसको फॉस्फोराइलेट से फॉस्फोराइलेज काइनेज ए बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इनएक्टिव हो गया ना, ये तो क्या कर रहा है, ए तो एक्टिव हुआ, ए एक्टिव होने से ग्लाइकोजन क्या कर रहा है, टूट रहा है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ठीक है। और यदि मान लीजिए आपका ग्लाइकोजन सिंथेस है, ये एक्टिव हुआ तो ये क्या करता है, प्रोटीन फॉस्फेटेज से ना, जो ये एक्टिव होकर के क्या कर रहा है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण करके और अगेन ग्लाइकोजन को ये बना रहा है, ठीक है, यूडीपी ग्लूकोज एंजाइम के द्वारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो फॉस्फोराइलेज यदि एक्टिव होगा तो ग्लाइकोजन सिंथेस इनएक्टिव होगा, और यदि ये एक्टिव होगा तो फॉस्फोराइलेज काइनेज है ना, जो इनएक्टिव होगा। और ये इनएक्टिव देखो, ये तो आपका फॉस्फेट निकलने से, एक एंजाइम तो क्या हो रहा है, फॉस्फेट निकलने से एक्टिवेट हो रहा है, और दूसरा एंजाइम क्या हो रहा है, फॉस्फेट निकलने से डीएक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो जो एक्टिव होगा वो फॉस्फेट ग्रुप के एक्टिव होने जुड़ने से एक्टिव हो रहा है, और दूसरा आपका फॉस्फेट ग्रुप के निकलने से डीएक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम है, तो ये देखो फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ा तो फॉस्फोराइलेज काइनेज ए में कन्वर्ट हो गया, और फॉस्फोराइलेज काइनेज ए क्या है, एक्टिव एंजाइम है, ठीक है। और इसमें से यदि फॉस्फेट यदि निकल गया, ठीक है, तो ये फॉस्फोराइलेज काइनेज बी में हो गया, जो कि इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है। और दूसरा, यदि मान लो यहाँ पे देखो फॉस्फेट निकल गया तो इनएक्टिव हो गया, तो यहाँ पे फॉस्फेट यदि जुड़ गया तो क्या हो रहा है, ये इनएक्टिव हो रहा है, जबकि ये एक्टिव हो रहा है निकलने से, ठीक है। तो ये उल्टा काम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेज तो क्या कर रहा है, फॉस्फेट जुड़ने से एक्टिव हो रहा है, निकलने से, सॉरी आपका, हाँ, फॉस्फोराइलेज जो ए है वो तो फॉस्फेट निकलने से क्या हो रहा है, इनएक्टिव हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ने से, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, प्रोटीन फॉस्फेट इज 1 से ना, जो ये इनएक्टिव हो रहा है एक्चुअल में आपका, सॉरी एक्टिव हो रहा है ये वाला, यानी फॉस्फेट जुड़ने से ग्लाइकोजन सिंथेसिस बी बन रहा है, और फॉस्फेट निकलने से ग्लाइकोजन सिंथेस ए बन रहा है, ये ए एक्टिव फॉर्म है। तो इस प्रकार से हार्मोन्स के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है, और उसमें 2 एंजाइम इन्वॉल्व हैं आपके, प्रोटीन फॉस्फेटेज और साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इनके एक्टिवेशन में और डीएक्टिवेशन में। यदि हम देखें तो 6 डिफरेंट क्लासिकल टाइप ऑफ जो जीएसडीज होते हैं जो कि कंसिडर्ड किए जाते हैं, और इनको हम लोग आगे की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।